हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पेट 2022 की सीरीज़ में आज मगध साम्राज्य के बारे में बात होगी कि कैसे छठी सदी ईसा पूर्व राजवंश का उदय हुआ और कैसे कैसे उनका क्रम चला, किसने कब तक शासन किया। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इस कड़ी में नंबर आता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार। साम्राज्य मगध है, ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक। कैपिटल इसकी राजगृह या गिरिब्रज। क्यों जो है मगध साम्राज्य ही उसमें आगे बढ़ा, मगध महाजनपद ही सबसे आगे गया, उसका रीजन भी था, उसकी प्राकृतिक अवस्थिति। मगध की जो कैपिटल है वो कई सारी पहाड़ियों के बीच में स्थित थी और एक तरफ से दुर्ग था, मतलब किलेबंदी की गई थी। तो इससे क्या था कि वो युद्ध के समय उस किले को भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। प्लस में जो लोहे की खदान थी वो यहाँ से नज़दीक ही थी, आसानी से इनको हथियार के लिए लौह उपलब्ध हो जाता था। इसके जो जंगल थे वहाँ पर युद्ध के लिए हाथियों को जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तो ये सब कुछ कारण रहे जो कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण बने। बिंबिसार की हत्या इनका पुत्र अजातशत्रु कर देता है और 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। फिर 461 ईसा पूर्व में उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देता है। इस प्रकार ये क्रम रिपीट हो जाता है, ठीक है। हर्यक वंश का आखिरी शासक नागदशक है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, याद रखिएगा कैसे वंश जो है ख़त्म हुए, ठीक है। जैसे भी हर्यक वंश है, इसके बाद शिशुनाग। तो अंतिम जो शासक है वो कौन है और उसको हटा करके कौन गद्दी लेता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए कि ये तीन थे, इनमें क्रुशियल रोल क्या है, मतलब पूछा क्या जा सकता है। तो आप देखेंगे कि उदयन जो है इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इनके बारे में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको कहीं कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसको अपनी कैपिटल बनाया था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में कैपिटल राजगृह या गिरिब्रज थी। फिर नागदशक को हटा करके, एक्चुअली नागदशक जो है वो बहुत ही आलसी था, ठीक है। राजकीय कार्यों में उसकी रुचि नहीं थी और सिर्फ जो है भोग विलास में लगा रहता था। जनता में असंतोष फैला और शिशुनाग जो है वो उनका अमात्य था, ठीक है, उनका मंत्री था। उनको हटा करके वो जो है शासन करता है 412 ईसा पूर्व से। उसके बाद शिशुनाग के बाद कालाशोक जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। कालाशोक जो है इनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी और दूसरी कालाशोक के बारे में 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो था नंदीवर्धन, ठीक है। तो अब कालाशोक के बाद माफ़ करिएगा, नंदीवर्धन के बाद जो है आपका वंशावली बदल जाती है। नंदवंश जो है वो आता है शासन करने। इसमें जो है महापद्मनंद को परशुराम का द्वितीय अवतार भी कहते हैं और एक बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने अपने राज्य का बहुत सारा जो है क्षेत्र इसमें मिलाए, विस्तार किया। और इनके बाद जो है इनका पुत्र घनानंद गद्दी पर बैठता है। घनानंद काफ़ी भोग विलास में लीन रहता है और एक ब्राह्मण होते हैं कौटिल्य, उनका अपमान करता है, जिससे कि वो कौटिल्य जो है ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इनको शासन से पदच्युत कर देंगे। और वही फिर जो है उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से होती है, जिनको कि ट्रेंड करके वो इसके सामने लाते हैं और इसको सत्ता से हटा करके चंद्रगुप्त को आसीन करते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो घनानंद आखिरी शासक था और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि घनानंद को राज्य से हटा करके चंद्रगुप्त को साम्राज्य देने में जो भी घटनाएं हुई वो सब विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है इसका विवरण है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और माफ़ करिएगा, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ऐसे सुनने में लगता है कि इकोनॉमिक्स होगी, है ना। उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, एक्चुअली उसमें पॉलिटिक्स है, यानी कि राजनीति प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में है। तो घनानंद के बाद फिर कौन सा आ गया? मौर्य साम्राज्य आ गया और इसमें पहले शासक हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये सब सीरियल के कैरेक्टर हैं, सिर्फ आपको सिंबॉलिक रूप में है, असली ऐसे नहीं दिखते थे।
आई होप आप इसको समझ भी रहे होंगे। तो पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर आसीन हुए और उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार और उसके बाद अशोक महान। ठीक है, इस तरीके से ये क्रम चलता है। और अंतिम शासक जो थे इसके वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ जो है उनको पुष्यमित्र शुंग जो है उनका सेनापति था वो मार देता है। वो इसलिए क्योंकि अशोक के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसावादी थे। तो कुछ जो है राज्य पर संकट था, युद्ध की स्थितियां बन रही थी, लेकिन बृहद्रथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में राजधर्म के लिए पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी और स्वयं जो है उस युद्ध से के खतरे से राज्य को बचाया। ठीक है, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश में बहुत कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, सबसे मेन रोल जो है पुष्यमित्र शुंग का ही है। ठीक है, और इनके बारे में याद रखने वाली जो बात है वो ये कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इनके पुत्र होते हैं अग्निमित्र। तो आपने सुना होगा मालविका का अग्निमित्र जो है वो कालिदास का नाटक है, उनके जो मुख्य नायक हैं वो अग्निमित्र, वो पुष्यमित्र शुंग के ही पुत्र हैं। ठीक है, और शुंग वंश के आखिरी शासक कौन है? देवभूति। देवभूति के बाद जो देवभूति का अमात्य होता है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव कण्व, वो क्या करता है? उनकी हत्या कर देता है और कण्व वंश की स्थापना होती है। फिर सुशर्मा जो है ये कण्व वंश का आखिरी शासक होता है, सिमुक द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जिसको कि हम अपने अगले वीडियो में बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बस उतना ही पढ़ना है, बाकी ये सारे टॉपिक कम से कम इनकी वीडियो 40 से 50 मिनट की बनेगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का जो उद्देश्य है वो पेट परीक्षा है, तो बस केवल इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर ध्यान देते हैं। अगर आपको ज़रूरत होती है तो कमेंट करिए, एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आपको वीडियो मिलेंगी।